ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनिका से मिलना चाहती हूँ। जैसे ही रोहित ने श्रेया की यह आवाज सुनी, रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेया को क्या कहे। कुछ वक्त के लिए रोहित के जुबान पर जैसे शब्द बिल्कुल जम गए थे। कुछ देर बाद श्रेया की आवाज रोहित के फोन के स्पीकर के जरिए वापस सुनाई देने लगी। श्रेया ने कहा, हेलो रोहित, क्या तुम वहाँ हो? रोहित ने अपना होश संभालते हुए श्रेया से कहा, हाँ, वो दरअसल इस वक्त मैं जहाँ हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। श्रेया, वैसे आकाश के लिए मैं इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, श्रेया ने फिर से अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, मैं अनिका से मिलना चाहती हूँ। श्रेया की बात में गर्माहट सुनकर रोहित भी थोड़ा सा चौंक गया। रोहित ने इससे पहले श्रेया की आवाज में इतनी सख्ती कभी नहीं देखी थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आकाश की मौत की वजह से श्रेया पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, इसलिए बात को टालते हुए रोहित ने कहा, वो इस वक्त आराम कर रही है, अनिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही श्रेया ने रोहित की ये बात सुनी, श्रेया ने कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद रोहित से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह अनिका से मिलने घर आऊंगी। इससे पहले कि रोहित श्रेया को और कुछ कह पाता, श्रेया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित को श्रेया की मेंटल कंडीशन अच्छी तरह से पता थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं श्रेया की इस बिहेवियर पर रोहित को हैरानी हो रही थी। कुछ ही देर में वीवीआईपी वार्ड का दरवाजा खुला और राजलक्ष्मी दरवाजे से बाहर आई। इससे पहले कि रोहित वापस कमरे में जाने की कोशिश करता, राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, सर, मैडम अंदर सो गई हैं। कपड़े बदलने के बाद जैसे ही मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, वो गहरी नींद में सो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग पर काफी स्ट्रेन पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनका दिमाग काफी थक चुका था। राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद वहीं कॉरिडोर में रखी हुई एक बेंच पर जाकर रोहित बैठ गया। रोहित भी नहीं जानता था कि पिछली बार उसने कब आराम किया था। पिछले कुछ ही दिनों में इतना कुछ हो गया था कि रोहित को ये भी नहीं पता था कि पिछली बार रोहित की आंख कब लगी थी। रोहित की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे नजर आने लगे थे। रोहित की हालत देखकर राजलक्ष्मी को भी रोहित पर काफी दया आ रही थी। रोहित अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर सिर झुकाकर कुछ देर तक वहीं कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठा रहा। राजलक्ष्मी धीरे से चलकर रोहित के पास आई और उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। रोहित ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर वहीं बेंच पर बैठा रहा। धीरे धीरे राजलक्ष्मी को रोहित की हथेलियों पर गिर रहे आंसू दिखाई देने लगे। पहले तो राजलक्ष्मी को लगा कि रोहित की हथेलियों से बहकर पानी की कुछ बूंदें जमीन पर गिर रही थी, मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि जिसे वो पानी की बूंदें समझ रही थी वो रोहित के आंसू थे। देश के सबसे बड़े और ताकतवर बिजनेस टाइकून को ऐसी हालत में देखकर राजलक्ष्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजलक्ष्मी ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो रोहित मारवा को कभी इतना बेबस और लाचार देखेगी। राजलक्ष्मी जानती थी कि इस वक्त रोहित को अकेला छोड़ देना ही बेहतर था, मगर जैसे ही राजलक्ष्मी वापस वीवीआईपी वार्ड के अंदर जाने लगी, तब राजलक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित के दिल पर क्या गुजर रही थी। राजलक्ष्मी हमेशा से अनिका की सबसे करीबी लोगों में से शामिल थी। राजलक्ष्मी और मयूर गुलेरिया की रिलेशनशिप की शुरुआत भी कहीं न कहीं अनिका की वजह से हुई थी। राजलक्ष्मी ने रोहित से थोड़े दूर जाकर मयूर को कॉल लगाया। कुछ रिंग के बाद मयूर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो राजलक्ष्मी, देखो मैं इस वक्त राजस्थान आया हूँ। मैं किसी भी हालत में अनिका के किडनैपर्स को ढूंढकर रहूंगा। अनिका पर आंख उठाने वाले को अगर जिंदा छोड़ दिया तो कल उठकर अनिका पर और भी बड़ा खतरा आ सकता है। अब तक जितनी छानबीन की है उसमें पता चला है कि अनिका को किसी रेगिस्तान में रहने वाली औरतों ने किडनैप किया था। यह बात किसी से कहना मत। अगर मैं जल्द से जल्द अनिका के किडनैपर को ढूंढकर उन्हें खत्म कर दूंगा। यह बात तुम अपने तक सीमित रखना। राजलक्ष्मी ने मयूर की बात सुनने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो मयूर, तुम्हारे दिल में अपनी बहन के लिए जितनी प्यार है उतना ही प्यार मेरे दिल में अपनी बॉस के लिए है। अनिका मैडम को मैं कई सालों से जानती हूँ, उन्हें तुमसे भी पहले से मैं जानती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आज मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोकूंगी नहीं।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैडम के किडनैपर का मिलना बहुत जरूरी है। मैडम की याददाश्त चली गई है, इसलिए वह खुद तो अपने किडनैपर्स के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगी, मगर उन किडनैपर्स का मिलना बहुत जरूरी है। तुम अपना ख्याल रखना और अनिका मैडम की फिक्र करना मत, वह मेरे साथ है, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। राजलक्ष्मी मयूर के साथ बात कर रही थी, तब अचानक राजलक्ष्मी के कानों पर कॉरिडोर से आ रहे किसी के कदमों की आहट पड़ी। जब राजलक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर सेठी अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर वीवीआईपी वार्ड की तरफ चले आ रहे थे। डॉक्टर सेठी को देखकर राजलक्ष्मी ने कहा, डॉक्टर सेठी, क्या मैडम की रिपोर्ट्स आ गए? जैसे ही राजलक्ष्मी की ये बात वहाँ पास में ही बैठे रोहित के कानों पर पड़ी, रोहित अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो गया। जब राजलक्ष्मी ने रोहित को देखा तो रोहित की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोहित ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ किया और तेजी से चलकर डॉक्टर सेठी के पास आने लगा। चलते चलते रोहित ने डॉक्टर सेठी से पूछा, डॉक्टर, क्या अनिका की रिपोर्ट्स आ गई है? क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है अनिका को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? और ये अचानक उसकी मेमोरी लॉस किस वजह से हुई है और कब तक वो ठीक हो जाएगी? रोहित के मुंह से लगातार सवाल निकलते गए। रोहित की परेशानी देखकर डॉक्टर सेठी ने रोहित को शांत करते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मैं आपकी कंडीशन अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, मगर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। रोहित जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर उसकी अनिका को क्या हुआ था और ऐसा कैसे हो सकता था कि अनिका रोहित को और अपने बच्चों को ही इस तरह से भूल जाए कि उन्हें बिल्कुल अनजान समझने लगे। डॉक्टर सेठी ने रोहित को एक कोने में बिठाया और खुद भी रोहित के बिल्कुल बगल में बैठ गए। राजलक्ष्मी भी जानना चाहती थी कि आखिर अनिका की रिपोर्ट्स में क्या आया था। डॉक्टर सेठी को देखकर पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान थे। ये देख राजलक्ष्मी के दिल की धड़कनें और तेज होने लगी थी। रोहित अब इंतजार नहीं कर पा रहा था। अपने हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट्स को एक के बाद एक रोहित और राजलक्ष्मी के सामने खोलते हुए डॉक्टर सेठी ने रोहित से कहा, पता नहीं ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ, क्या यह बात खुशी की है या फिर परेशान करने वाली, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोहित और राजलक्ष्मी डॉक्टर सेठी की बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो गए। राजलक्ष्मी ने आगे बढ़कर डॉक्टर सेठी से पूछा, सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैडम के ब्रेन में किसी तरह का कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है? देखिए सर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसा तो एल्जाइमर के लास्ट स्टेज पर होता है कि इंसान अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो बैठे, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि ये एक प्रोसेस से होता है। एल्जाइमर का रोग डायरेक्टली लास्ट स्टेज पर नहीं पहुँचता। मैडम कुछ दिनों से हमारे साथ नहीं थी, मगर 1-1.5 हफ्ते पहले तक तो हमने साथ में कई ऑपरेशन किए हैं। मैडम बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, फिर अचानक ऐसे कैसे हुआ? इससे पहले कि डॉक्टर सेठी अपनी परेशानी राजलक्ष्मी को बता पाते, राजलक्ष्मी ने डॉक्टर सेठी के सामने अपने दोनों हाथ लहराते हुए कहा, 1 मिनट डॉक्टर, इज इट अ केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर? यह कहते हुए राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, देखिए डॉक्टर सेठी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर ये एल्जाइमर का केस नहीं है तो फिर सिर्फ एक ही कंडीशन में किसी पेशेंट के साथ अचानक ऐसा हो सकता है, डेट इज लास्ट स्टेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। धीरे धीरे ब्रेन के अंदर वो ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि ब्रेन की नसों को डैमेज करने लगता है। अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्द से जल्द मैडम का ऑपरेशन करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन खुद मैडम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैडम को खुद कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। राजलक्ष्मी की बात पूरी होने के बाद डॉक्टर सेठी ने कहा, नहीं नहीं राजलक्ष्मी, तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित ने इस बार धीमी और अटकती हुई आवाज में डॉक्टर सेठी से पूछा, तो बताइए डॉक्टर सेठी, क्या हुआ है आखिर अनिका को? डॉक्टर सेठी ने परेशानी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है मुझे, बड़ी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। अनिका मैडम की इस रिपोर्ट में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मैडम पूरी तरह से बिल्कुल फिट हैं। सीटी स्कैन, बॉडी स्कैन, बाकी सारे रिपोर्ट्स, MRI, ब्लड सैंपल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू इंजरीज। मैडम की बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हार्ट बीट से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर, सब कुछ नॉर्मल है। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो अनिका मैडम को अचानक क्या हो गया है।
डॉक्टर सेठी की बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों हैरान हो गए। डॉक्टर सेठी ने अपने हाथ में अनिका के रिपोर्ट्स की सारी फाइल पकड़ रखी थी। उन सारी फाइल्स को एक जगह पर रखते हुए डॉक्टर सेठी ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, इट इज जेन्युइनली ए वेरी स्ट्रेंज केस। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा है। आई एम श्योर डॉक्टर अमृता ने, यानी कि आपकी पत्नी अनिका जी ने भी ऐसा स्ट्रेंज केस पहले कभी नहीं देखा होगा। ना कोई इंटरनल इंजरी, ना कोई एक्सटर्नल इंजरी, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ब्रूजेस। फिर ये कैसे हो सकता है कि अचानक ही उनकी याददाश्त पूरी तरह से इरेज हो गई है? ऐसा अक्सर मशीनों के साथ होता है, किसी लैपटॉप के साथ, किसी कंप्यूटर के साथ, कि अचानक एक दिन हम अपनी कंप्यूटर खोले और पूरा डेटा साफ। अनिका जी के दिमाग को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी हैकर ने उनके दिमाग को हैक करके अंदर से सारी मेमोरीज डिलीट कर दी है। डॉक्टर सेठी की बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। रोहित और राजलक्ष्मी को एक आखिरी उम्मीद थी कि कहीं रिपोर्ट में कोई बात सामने आए जिससे अनिका की याददाश्त खोने की वजह पता चले। अगर वजह पता चलती है तो उस बात का ट्रीटमेंट किया जा सकता था, मगर अब बिना वजह जाने अनिका की ट्रीटमेंट भी नहीं की जा सकती थी। डॉक्टर सेठी कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़ी होकर खिड़की से बाहर देखते रहे। डॉक्टर सेठी गहरी सोच में डूबे हुए थे। इस वक्त राजलक्ष्मी और रोहित को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉक्टर सेठी ने ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि रोहित के कहने के मुताबिक अगर अनिका की पर्सनल लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था और उसे ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो फिर इस तरह से अचानक उनकी याददाश्त कैसे खो सकती थी? कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद डॉक्टर सेठी ने अचानक ही अपने चश्मे अपनी आंखों पर लगा लिए और तेजी से रोहित के पास आकर कहने लगे, मिस्टर रोहित, एक बात है जो काफी स्ट्रेंज है आपकी पत्नी के केस में। डॉक्टर सेठी की ये बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों ही बड़े ही ध्यान से डॉक्टर सेठी की बात सुनने लगे। डॉक्टर ने रोहित और राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मुझे एक बात बताइए, यह आपकी पत्नी के शरीर पर जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों का इलाज किसने किया था? डॉक्टर सेठी की ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। डॉक्टर सेठी की बात सुनकर हैरान कर देने वाली थी कि डॉक्टर सेठी ने जब रोहित और राजलक्ष्मी से यह सवाल पूछा तो दोनों के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर डॉक्टर सेठी खुद हैरान हो गए। डॉक्टर सेठी ने रोहित की ओर देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर मारवा, क्या आप ये नहीं जानते कि आपकी पत्नी के जख्मों की ट्रीटमेंट किस डॉक्टर ने की है? रोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रोहित खुद नहीं जानता था कि किडनैप होने के बाद अनिका के साथ क्या हुआ था। न ही अनिका के घर लौटने के बाद रोहित को कुछ बताया था। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अपना गला साफ करते हुए डॉक्टर सेठी की ओर देखा और पूछा, डॉक्टर सेठी, क्या मैं जान सकता हूँ कि अनिका की याददाश्त खोने का इस चीज के साथ क्या कनेक्शन है? डॉक्टर सेठी ने एक गहरे सांस लेते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, वेल मिस्टर मारवा, मैं तो यह नहीं जानता कि कोई कनेक्शन है भी या नहीं, मगर ये रिपोर्ट्स देखकर मैं खुद दंग रह गया हूँ। रिपोर्ट्स में कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, फिर आपकी वाइफ का ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर मेरी समझ के बाहर है। मगर एक चीज है जो काफी शॉकिंग है। डॉक्टर सेठी की बात सुनकर राजलक्ष्मी और रोहित बड़े ही ध्यान से डॉक्टर सेठी की बात सुनने लगे। डॉक्टर सेठी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, अगर आप अपनी मैडम की इंजरीज ध्यान से देखेंगी तो आप भी काफी शौक में पड़ जाएंगी। इंजरीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंजरीज काफी ताजा है, मगर हीलिंग प्रोसेस काफी ज्यादा तेज हुआ है। मतलब इट इज अ मिराकल। घाव पर लगे स्टिचेज को देखकर यह बताया जा सकता है कि स्टिचेज ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन पुराने हैं, क्योंकि धागे अभी तक निकले भी नहीं हैं। एग्जामिन के दौरान लाइफ केयर हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम ने स्टिचेज खोले हैं, मगर एक बात काफी हैरान कर देने वाली है कि पेशेंट के घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जितने बड़े स्टिचेज थे उससे साफ पता लगाया जा सकता था कि घाव काफी गहरे थे। इतने गहरे घाव इतनी जल्दी कैसे हील हो सकते हैं? यह बात भी मेरी समझ के बाहर है। मुझे इस बात का भी शक हुआ कि शायद किसी हेवी ड्रग की वजह से ही हीलिंग प्रोसेस को तेज किया गया हो, मगर अक्सर ऐसे हेवी ड्रग का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है पेशेंट पर। इसलिए मैंने अलग से ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किए ताकि मुझे पता चले कि शायद ऐसे किसी ड्रग का कोई साइड इफेक्ट हुआ हो अनिका जी पर। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी
कि ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी काफी नॉर्मल है। अक्सर ऐसे खतरनाक ड्रग के इस्तेमाल पर पेशेंट के शरीर में कोई न कोई साइड इफेक्ट जरूर निकल जाता है। यहाँ पर तो ब्लड सैंपल में किसी भी तरह का डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा। मैंने ब्लड सैंपल को फुल एनालिसिस करने के लिए फिर से लेबोरेटरी में भिजवाया है, यह जानने के लिए कि ब्लड में किसी एलियन ऑब्जेक्ट्स यानी कि किसी ड्रग की प्रेजेंस है या नहीं। मेरे ख्याल से हमारी एक आखिरी उम्मीद अब भी बची है। अगर रिपोर्ट्स में यह लिखा जाता है कि ब्लड में किसी भी तरह का ड्रग मौजूद है और उसी की वजह से अनिका जी अपनी यादाश्त खो बैठी हैं, तो शायद हमें उनकी इस कंडीशन का एग्जैक्ट रूट कॉज पता चले, और रूट कॉज पता चलने के पहले हम उनकी क्या ट्रीटमेंट करें ये भी हम नहीं समझ पाएंगे। अगर रिपोर्ट में ऐसा लिखा आता है कि अनिका जी के खून में किसी तरह का ड्रग मौजूद है, तो उस ड्रग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए ये हम पता लगा सकते हैं, मगर बगैर रिपोर्ट के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। राजलक्ष्मी ने जैसे ही डॉक्टर सेठी की बात सुनी, राजलक्ष्मी ने हॉस्पिटल के लेबोरेटरी चीफ को कॉल लगाया। रोहित और डॉक्टर सेठी वहीं खड़े राजलक्ष्मी की ओर देखते जा रहे थे। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि स्कूल का एक छोटा सा बच्चा था जो बीच रास्ते में कहीं खो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे घर कैसे लौटना है। कुछ देर बाद राजलक्ष्मी लेबोरेटरी इंचार्ज के साथ बातचीत करने के बाद रोहित और डॉक्टर सेठी के पास पहुंची। राजलक्ष्मी ने डॉक्टर सेठी की ओर देखकर कहा, निगेटिव, मैडम के खून में कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस मौजूद नहीं है, ना कोई ड्रग का ओवरडोज और ना ही कोई ड्रग सब्सटेंस उनके खून में पाया गया है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर अब सेठी के चेहरे पर भी हैरानी बढ़ती जा रही थी। राजलक्ष्मी भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपना सिर झुकाकर सोचती रही कि अचानक उनकी मैडम के साथ क्या हो गया था। तभी डॉक्टर सेठी ने रोहित की ओर देखकर कहा, मिस्टर मारवा, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं एक बार अनिका जी के उस डॉक्टर से मिलूं जिसने अनिका जी को स्टिचेज दिए थे और उनकी ट्रीटमेंट की थी। आप किसी तरह से मेरी उस डॉक्टर के साथ मुलाकात करवाइए। डॉक्टर सेठी की बात सुनकर रोहित ने अपना सर झुका लिया। कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठे हुए रोहित ने डॉक्टर सेठी से कहा, डॉक्टर, मैं खुद नहीं जानता कि अनिका की ट्रीटमेंट किसने की थी। डॉक्टर सेठी रोहित की यह बात सुनकर हैरान हो गए। अपने चेहरे से अपने चश्मे उतारते हुए डॉक्टर सेठी ने रोहित से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मारवा? आपकी वाइफ की ट्रीटमेंट किसने की थी ये आपको पता नहीं है? मायूस रोहित ने उदास चेहरे से जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर, बात दरअसल यह है कि अनिका को कुछ दिनों पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया था। अनिका को किसने किडनैप किया था, उसके साथ क्या हुआ, ये मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब अनिका घर वापस लौटी तब वो बेहोश थी और होश में आने के बाद उसके साथ क्या हुआ यह बातें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। रोहित की बात सुनने के बाद डॉक्टर सेठी हैरान होकर मन ही मन कुछ सोचने लगे। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद डॉक्टर सेठी ने रोहित की ओर देखकर कहा, एक मिनट, अगर अनिका जी किडनैप हुई थी इसका मतलब है कि किडनैपर्स ने ही अनिका जी को चोट पहुंचाई थी। अगर किडनैपर्स ने चोट पहुंचाई थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं की होगी। मतलब ऐसा कोई जरूर था जिसने अनिका जी को बचाने की कोशिश की थी और बचाने के बाद अनिका जी की ट्रीटमेंट की थी। डॉक्टर सेठी की बात सुनकर रोहित ने अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए कहा, डॉक्टर सेठी, सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि अनिका के साथ क्या हुआ था। आप जो कह रहे हैं वो बात सच भी हो सकती है, मगर मैं भी इसी उलझन में फंसा हुआ हूँ कि अगर किसी ने अनिका की जान बचाई है तो वो अपना चेहरा छुपा क्यों रहा है, अब तक लोगों के सामने क्यों नहीं आया। अनिका के घर लौटने की खबर हर तरफ फैल गई है। इसका मतलब है कि अनिका को बचाने वाले को यह भी पता होगा कि अनिका मारवा खानदान की बहू है और गुलेरिया परिवार की बेटी। कम से कम इनाम की उम्मीद में अनिका को बचाने वाले ने एक कॉल तो कर दिया होता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर, मैं नहीं जानता कि अनिका को किसने बचाया। मैं ये भी नहीं जानता कि अनिका को किसने किडनैप किया। रोहित की बेबसी और लाचारी देखकर डॉक्टर सेठी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि आप पर क्या गुजरी है। मेरा यकीन मानिए, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी वाइफ अनिका जी और हम सबकी चहेती डॉक्टर अमृता फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और लोगों की जान बचाएं। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें किसी भी हालत में उस डॉक्टर को ढूंढना होगा जिसने अनिका जी की ट्रीटमेंट की थी। वो डॉक्टर या तो
जो कोई भी है हमें वही बता सकता है कि आखिर अनिका जी के साथ क्या हुआ था। जब वो उनसे मिली थी तब उनकी कंडीशन कैसी थी। स्टिच लगाने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा है कि अनिका जी की जिसने भी ट्रीटमेंट की थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन है, कोई आम आदमी की तरह की स्टिचेज नहीं लगा सकता। और फिर अनिका जी के ऊपर जो ट्रीटमेंट हुई है वो भी हम सबकी नज़रों के सामने है। इतनी जल्दी इतने गहरे जख्म कैसे भर सकते हैं। जरूर अनिका जी की ट्रीटमेंट जिसने भी की है वो बहुत काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर सेठी की बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए डॉक्टर सेठी और रोहित की ओर देखकर कहा, मैं अभी मैडम की फोटो, मैडम की इंजरी देश भर के तमाम डॉक्टर्स के ग्रुप में सर्कुलेट करवा देती हूँ। जिस किसी डॉक्टर ने मैडम की इंजरी ट्रीट की है वो जरूर सामने आएगा। राजलक्ष्मी का प्लान सुनकर रोहित और डॉक्टर सेठी दोनों के चेहरे पर काफी उम्मीद दिखाई देने लगी। डॉक्टर सेठी ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, फैंटास्टिक आइडिया, मेरे ख्याल से ये करना सही रहेगा। रोहित को भी राजलक्ष्मी की यह बात काफी भरोसेमंद लग रही थी और रोहित को इस बात की उम्मीद भी थी कि अगर वो डॉक्टर जिसने अनिका की ट्रीटमेंट की थी वो सामने आता है तो किसी न किसी तरह अनिका की किडनैपिंग का राज भी खुल सकता है। राजलक्ष्मी कुछ देर तक अपने फोन पर कुछ टाइप करती रही। राजलक्ष्मी ने तमाम डॉक्टरों के ग्रुप में अनिका की फोटो सर्कुलेट करवा दी और उनकी इंजरीज भी मेंशन कर दी और साथ ही में तमाम ग्रुप्स पर यह भी रिक्वेस्ट कर दी कि वो सारे डॉक्टर्स अपने तमाम डॉक्टर फ्रेंड के ग्रुप में अनिका की इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि जल्द से जल्द देश भर के डॉक्टर तक अनिका की तस्वीर और उसकी इंजरी की डिटेल्स पहुंच सके। डॉक्टर सेठी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर मारवा, अनिका जी की यादाश्त वापस लाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। वो डॉक्टर जो अनिका जी का किडनैपर था या किडनैपर से उसकी जान बचाने वाला, किसी तरह वो हमारे सामने आए। यह कहने के बाद डॉक्टर सेठी अनिका की तमाम रिपोर्ट्स राजलक्ष्मी को सौंपने के बाद वहां से चले गए। रोहित ने वार्ड का दरवाजा खोलकर जब अंदर देखा तो अनिका बिस्तर पर गहरी नींद में लेटी हुई थी। अनिका का चेहरा बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था जो थक हार कर दुनिया की परवाह किए बिना गहरी नींद में सो गया था। रोहित की आंखों के सामने एक के बाद एक अनिका से मिलने के बाद के सारे दृश्य तैरने लगे। जब अनिका को रोहित ने पहली बार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में देखा था तब अनिका रोहित के लिए एक ऐसी लड़की थी जो आर्यन के साथ दोस्ती बढ़ाकर किसी तरह रोहित की दोस्त बनकर उसका फायदा उठाना चाहती थी। एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती गई और एक दिन पता चला कि अनिका और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने रोहित के 3 बच्चों को जन्म दिया था। रोहित और अनिका का मिलना किस्मत का एक कनेक्शन था, मगर किस्मत ने जिन दोनों प्रेमियों को मिलवाया था उसी किस्मत ने एक के बाद एक रोहित और अनिका के रास्ते में इतने पत्थर फेंके थे कि उस पर चढ़कर अनिका थक जरूर गई थी मगर हारी नहीं थी। राह में कितनी भी मुश्किलें आई थी, रोहित को कभी भी ये महसूस नहीं हुआ था कि अनिका किसी भी वक्त उससे दूर थी। अनिका और रोहित ने एक साथ कई खतरनाक जंग लड़ी थी, कई दिनों तक एक दूसरे से दूर रहे थे, मगर आज अनिका के इतनी करीब होने के बावजूद रोहित को लग रहा था कि अनिका रोहित से बहुत दूर हो गई थी। कॉरिडोर में बैठी राजलक्ष्मी का ध्यान लगातार अपने फोन पर बना हुआ था। एक के बाद एक लोग राजलक्ष्मी के मैसेज का रिप्लाई लिखने लगे। किसी ने डॉक्टर अमृता को गेट वेल सून विश किया तो किसी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि डॉक्टर अमृता की ऐसी हालत कैसे हुई। लोग इन्फॉर्मेशन से ज्यादा तरह तरह के सवाल पूछने लगे थे। राजलक्ष्मी सभी लोगों के बातों का जवाब देने के मूड में नहीं थी। राजलक्ष्मी इन सारे रिप्लाईज में किसी तरह वो इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहती थी जो उसे अनिका पर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर तक पहुंचा सके। राजलक्ष्मी बार बार अपने फोन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके सारे रिप्लाईज पढ़ने लगी। ज्यादातर लोगों ने फिजूल रिप्लाई किए थे। गेट विल सून के मैसेज पढ़कर राजलक्ष्मी काफी ज्यादा इरिटेट होने लगी थी। राजलक्ष्मी को बेसब्री से उस मैसेज का इंतजार था जो किसी तरह उसे उस गुमनाम डॉक्टर तक पहुंचा सके जिसने अनिका की जान बचाई थी। अनिका के बिस्तर के सामने बैठा रोहित अपने सर पर हाथ रखकर बस मन ही मन यही प्रार्थना करता रहा कि किसी तरह अनिका की आंखें खुले और उसे सब कुछ वापस याद आ जाए और रोहित और अनिका की जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। अगर अनिका की यादाश्त जाना एक चमत्कार था तो फिर अनिका की यादाश्त वापस भी एक चमत्कार के जरिए ही आ सकता था।
तभी अचानक कॉरिडोर बेंच पर बैठी राजलक्ष्मी का ध्यान अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आए एक रिप्लाई पर पड़ा। जैसे ही राजलक्ष्मी ने वो रिप्लाई पढ़ा, राजलक्ष्मी अपनी जगह से खड़ी हो गई। राजलक्ष्मी के चेहरे पर काफी ज्यादा चमक नजर आने लगी थी। राजलक्ष्मी को मैसेज जो आया था, वो मैसेज पढ़कर राजलक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस डॉक्टर ने वो मैसेज किया था, वो दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे देश के वरिष्ठ सर्जन थे। सर्जरी के फील्ड में उन्हें कई सारे अवार्ड मिले थे, यहाँ तक कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका नाम था डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। डॉक्टर वेद प्रकाश ने अनिका की तस्वीरें डॉक्टर के सोशल मीडिया नेटवर्क पर देखने के बाद राजलक्ष्मी की पोस्ट के नीचे में कमेंट लिखा था, दिस इज अनबिलीवेबल। इतनी प्रीसियस से स्टिचेज लिए हुए हैं मानो किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि किसी फरिश्ते ने ट्रीटमेंट की हो। सर्जरी के करने के दरमियान डॉक्टर की सबसे बड़ी चैलेंज होती है अपने हाथों को स्टेबल रखना, और जिस तरह से टाँके लिए गए हैं, टाँके खुलने के बाद कोई कह भी नहीं पाएगा कि उसके शरीर के उस भाग पर कहीं टाँके लगाए गए थे। ना स्टिच के मार्क्स रहेंगे और ना ही कोई निशान। जिस किसी ने भी यह सर्जरी की है वो डॉक्टर नहीं बल्कि फरिश्ता है। सर्जन ने चमड़ी को इस तरह से जोड़ा है मानो जैसे कुदरत ने ही जख्म के बाद चमड़ी में हीलिंग प्रोसेस किया हो। ये कमेंट पढ़ने के बाद राजलक्ष्मी ने तुरंत उस कमेंट पर रिप्लाई टाइप करते हुए कहा, डॉक्टर वेद प्रकाश, क्या मैं आपसे कॉल पर बात कर सकती हूँ? कुछ देर तक राजलक्ष्मी डॉक्टर वेद प्रकाश के रिप्लाई का इंतजार करती रही। राजलक्ष्मी के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी राजलक्ष्मी के मोबाइल फोन पर एक नंबर से मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, यस यू कैन कॉल मी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने अपना पर्सनल नंबर भी मैसेज में लिखा था। राजलक्ष्मी ने उसी नंबर पर कॉल लगाया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश ने कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही राजलक्ष्मी ने तेज सांसें लेते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश से पूछा, डॉक्टर, इट इज रियली एन ऑनर टू टॉक टू यू। मगर डॉक्टर, मेरी मैडम डॉक्टर अमृता यानी कि अनिका मारवा को तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश की आवाज में भारीपन था। उनकी उम्र लगभग 80 साल के करीब होने वाली थी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने गहरी सांस लेने के बाद राजलक्ष्मी से कहा, डॉक्टर अमृता के बारे में कौन नहीं जानता? अरे भाई, मैं इतना सीनियर डॉक्टर हूँ फिर भी आए दिन उनकी केस स्टडीज पढ़ते रहता हूँ। कमाल की डॉक्टर है। सचमुच मॉडर्न डे मेडिसिन का करिश्मा है तुम्हारी मैडम। मगर यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इतनी बड़ी और काबिल डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो गया। सचमुच आजकल इंसान के रूप में कोई हैवान घूमते रहते हैं जो पैसे के लालच में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वैसे अब उनकी तबीयत कैसी है? घाव देखकर तो लग रहा है कि काफी अच्छी ट्रीटमेंट हुई है उनकी। मुझे लगता है कि होश में आने के बाद डॉक्टर अमृता को उनकी टक्कर का कोई डॉक्टर बहुत जल्द मिलने वाला है। क्या कमाल की ट्रीटमेंट हुई है डॉक्टर अमृता की। डॉक्टर वेद प्रकाश की बात सुनने के बाद राजलक्ष्मी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूछा, डॉक्टर, मैंने एक्चुअली आपको कॉल इसलिए लगाया था क्योंकि मैं आपसे जान सकूं कि क्या आप जानते हैं कि मैडम की ट्रीटमेंट किसने की है। डॉक्टर वेद प्रकाश राजलक्ष्मी की बात सुनकर हैरान हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या मतलब मैं जानता हूँ? क्या आप नहीं जानते कि आपकी मैडम पर किसने सर्जरी की है? राजलक्ष्मी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, बात दरअसल ये है कि राजलक्ष्मी अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले रुक गई। राजलक्ष्मी जानती थी कि अनिका मारवा खानदान की बहू थी और अनिका की यादाश्त खो गई है ये खबर तो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। इसलिए अपनी बात पलटते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश से राजलक्ष्मी ने कहा, डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू नो कि ये ट्रीटमेंट कौन कर सकता है। क्या इसका आपको कोई आइडिया है? दरअसल मैडम अभी बेहोश हैं, मगर हम उस डॉक्टर को ढूंढना चाहते हैं जिन्होंने मैडम पर सर्जरी की है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर डॉक्टर वेद प्रकाश काफी हैरान हो गए। डॉक्टर वेद प्रकाश ने राजलक्ष्मी से कहा, देखिए डॉक्टर राजलक्ष्मी, वैसे तो मैं भी काफी हैरान हो गया था इस किस्म की सर्जरी देखकर। ये सर्जरी किसने की है ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस तरह की सर्जरी के बारे में तो मॉडर्न मेडिसिन में कहीं नहीं लिखा। हाँ, मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ,
मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की सर्जरी की बातें तो हमारी पौराणिक किताबों में लिखी हुई है, जहाँ स्टिचेज लेने के बावजूद इंसान के शरीर पर कोई निशान नहीं रहता। स्टिचेज इतने प्रीसियस से किए गए हैं कि सिर्फ इनकी चमड़ी से चमड़ी को जोड़ा गया है और शरीर के घाव को इस तरह हील किया गया है जैसे कुदरत घाव को भरती है। ये किसी नॉर्मल डॉक्टर का काम नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर ये डॉक्टर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होता तो अब तक ये डॉक्टर पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता। अगर मुझ जैसे डॉक्टर को इतने अवार्ड मिल सकते हैं तो ऐसे डॉक्टर्स को पता नहीं अब तक कितने अवार्ड मिल चुके होते। ये डॉक्टर जो कोई भी है वो जरूर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है, इसलिए ऐसे इंसान को ढूंढना बेहद मुश्किल है जब तक वह खुद अपने आप को लोगों के सामने नहीं लाता। डॉक्टर वेद प्रकाश की बात सुनकर राजलक्ष्मी दंग रह गई। राजलक्ष्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना काबिल डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर क्यों नहीं है। इतनी काबिलियत होने के बावजूद कौन अपने आप को शोहरत और नाम से दूर रखना चाहता है। गहरी सोच में डूबी हुई राजलक्ष्मी के कानों पर डॉक्टर वेद प्रकाश की आवाज पड़ी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने राजलक्ष्मी से कहा, उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर अमृता जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बाकी मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल देना। गुड बाय। रोहित कई घंटों तक अनिका के बिस्तर के सामने बैठा अनिका के जागने का इंतजार करता रहा। रोहित के मन में सिर्फ एक ही बात की प्रार्थना चल रही थी कि किसी तरह अनिका अपनी आंखें खोले और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वहीं राजलक्ष्मी हर एक मैसेज को पढ़कर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से किसी सुराग का पता चले कि अनिका पर सर्जरी करने वाला डॉक्टर कौन था। डॉक्टर वेद प्रकाश की बात सुनने के बाद राजलक्ष्मी की उम्मीदें काफी कम हो गई थी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने जो बात कही थी वो काफी सही भी थी। जिस तरह से अनिका के ऊपर सर्जरी की गई थी, अगर इतना काबिल डॉक्टर इस वक्त प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता तो काफी नाम और शोहरत कमा चुका होता। उसे ढूंढना भी बेहद आसान होता, मगर इस तरह के इंसान को ढूंढना काफी मुश्किल था जो अनिका जैसी नाम और शोहरत वाले डॉक्टर को ट्रीट करने के बावजूद अपना चेहरा लोगों के सामने नहीं ला रहा था। राजलक्ष्मी काफी देर तक कॉरिडोर में चक्कर काटते हुए यह सोचती रही कि उस डॉक्टर तक कैसे पहुंचा जाए जिसकी पहचान पूरी मेडिकल इंडस्ट्रीज में किसी को नहीं थी। अनिका का वीवीआईपी वार्ड अस्पताल के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना काफी कम था। रोहित ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड वार्ड के बाहर तैनात कर रखे थे। सिक्योरिटी गार्ड के बीच भी राजलक्ष्मी अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रही थी। अनिका के काफी एहसान थे राजलक्ष्मी के ऊपर और आज राजलक्ष्मी को मौका मिला था कि वह सारे एहसानों का बदला चुका सके। राजलक्ष्मी दिल से चाहती थी कि उसकी मैडम फिर से ठीक हो जाए और पहले की तरह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके। राजलक्ष्मी को अपना लाइफ पार्टनर मयूर गुलेरिया भी अनिका की वजह से ही मिला था, मगर इस वक्त राजलक्ष्मी अपने आप को काफी बेबस महसूस कर रही थी। चाहते हुए भी वह अनिका की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। कई बार राजलक्ष्मी ने यह भी सोचा कि काश राजलक्ष्मी में अनिका जैसी ही टैलेंट होती तो वह किसी तरह अनिका का इलाज कर सकती थी। राजलक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेज को अनिका काफी अच्छी तरह से सुलझा सकती थी। जहां डॉक्टर पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए कई सारे रिपोर्ट्स का इंतजार करते, वहां अनिका पेशेंट की आंखें देखकर बता सकती थी कि पेशेंट की बीमारी का रूट कॉज क्या था। राजलक्ष्मी कॉरिडोर में यहाँ वहाँ चक्कर लगाती रही। कई घंटे बीत गए थे। रात काफी हो चुकी थी। तभी राजलक्ष्मी ने रोहित के पास आकर कहा, सर, मैं यहाँ बैठी हूँ मैडम का ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज घर जाइए, आपको बच्चों को भी संभालना है। मैं जानती हूँ इस वक्त आपका पूरा ध्यान मैडम की देखभाल करने में लगा हुआ है, मगर जरा सोचिए बच्चों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मारवा हाउस में तीनों बच्चों ने डिसाइड किया था कि वह कुछ दिनों तक एक साथ एक ही बेडरूम में रहेंगे। मारवा हाउस में तीनों बच्चों के लिए अलग अलग बेडरूम बनवाए गए थे। एलेक्जेंडर, रिया और आर्यन की पसंद काफी अलग थी, इसलिए तीनों की पसंद के हिसाब से उन तीनों के कमरे डिजाइन किए गए थे। मगर अपनी मम्मा की ऐसी कंडीशन देखकर दोनों भाइयों ने डिसाइड किया था कि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। देर रात को जब एलेक्जेंडर की आंखें खुली तब उसने देखा कि रिया बालकनी में खड़ी तारों की ओर देख रही थी। फिर जब एलेक्जेंडर ने अपने बगल में लेटे आर्यन की ओर देखा तो आर्यन की भी आंखें खुली हुई थी। आर्यन भी रिया की ओर देख रहा था। दोनों भाई धीरे से बिस्तर से उठे और रिया की ओर कदम आगे बढ़ाने लगे।
जब अलेक्जेंडर और आर्यन बालकनी के रेलिंग के बिल्कुल नजदीक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि तारों की ओर देख रही रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अलेक्जेंडर ने जैसे ही रिया के कंधे पर हाथ रखा, रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, क्या सचमुच हमारी मम्मा बदल चुकी है? अलेक्जेंडर और आर्यन रिया की यह बात सुनकर काफी हैरान रह गए। नौकरों की बात ने रिया के छोटे और चंचल मन पर काफी गहरा असर डाला था। नन्ही सी रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच मम्मा का भेष बदलकर कोई और बहरूपिया मेरे घर में घुस आई है? नन्ही सी रिया को संभालते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुमने देखा नहीं, वो कोई दूसरी औरत नहीं है बल्कि हमारी मम्मा ही है। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिया ने अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर वो मम्मा है तो ऐसी कभी नहीं हो सकता कि मम्मा मुझे पहचाने ना। मैं जानती हूँ कि पापा की तरह मम्मा इमोशनल नहीं है, मगर अपना प्यार पापा की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मम्मा मुझसे कितना प्यार करती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मा मुझे पहचान न सके। वो इस दुनिया में किसी को भी भूल सकती हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं भूल सकती। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रिया अपने ही दुख में ये भी जताना चाहती थी कि अनिका सबसे ज्यादा तीनों बच्चों में उसी से प्यार करती थी, और इस वक्त दोनों भाई अपनी बहन को ये नहीं जताना चाहते थे कि मम्मा सबको इक्वली प्यार करती थी। इसलिए अपनी बहन को दिलासा देते हुए आर्यन ने कहा, देखो रिया, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा तुम्हें कितना प्यार करती है, मगर जरा समझने की कोशिश करो, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। जब हम सुबह जागते हैं तब अचानक हमें कुछ याद नहीं आता कि हम कहाँ हैं। तुम्हें याद है जब हम सब लोग वेकेशन पर गए हुए थे, तब अचानक ही सुबह जब तुम्हारी आंख खुली तो तुम काफी हैरान रह गई थी। तुम जोर जोर से सबको जगाकर पूछने लगी कि ये हम लोग कहाँ आ गए हैं, ये हमारा कमरा नहीं है। फिर डैड ने तुम्हें याद दिलाया था कि हम वेकेशन पर गोवा आए हैं। जब लाइट्स ऑन हुई और तुमने सबका चेहरा देखा तब तुम्हें यकीन हुआ कि तुम्हें किसी ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि तुम फैमिली के साथ वेकेशन पर आई हो। रिया आर्यन की ये बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखकर आंखें ही आंखों में इशारा से एक दूसरे को जैसे कह रहे थे कि अब हमें इसी तरह की बातें करके रिया के मन को बहलाना होगा। मगर तभी रिया ने फिर से आर्यन की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ देर के लिए मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, किसके साथ हूँ। मगर जब लाइट्स ऑन हुई और जब मैंने तुम सबका चेहरा देखा तब तो मुझे पता चला ना। मगर हम सबने जब इतनी देर तक मम्मा को समझाने की कोशिश की और बताया कि हम उनके बच्चे हैं, तभी वो हमें पहचान नहीं पाई। तुम दोनों फिल्में नहीं देखते, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। मगर मुझे यकीन है कि कोई है जिसने हमारी मम्मा को बदलने की कोशिश की है, और मम्मा जहाँ कहीं भी है बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें किसी भी हालत में मम्मा को बचाना होगा। राजलक्ष्मी के कहने पर रोहित अनिका को राजलक्ष्मी के भरोसे छोड़कर हॉस्पिटल से निकल गया। रोहित जानता था कि बच्चे घर पर अकेले थे और रात बहुत हो चुकी थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की इस कंडीशन ने बच्चों के नन्हे से दिल पर क्या असर किया होगा। इसलिए रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि बच्चों के पास रहना कितना जरूरी था। रोहित ने अपनी कार में बैठते हुए अपने ड्राइवर से कहा, घर ले चलो। खिड़की से बाहर देख रहे रोहित के मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि वो कैसे पता लगाए कि आखिर अनिका की किडनैपिंग किसने की थी और कौन था वो जिसने अनिका का इलाज किया था। रोहित के पूरे आदमी हर जगह छानबीन कर चुके थे। भूमिका भी स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद से हर जगह तहकीकात कर चुकी थी, मगर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लगाने के बावजूद यह पता नहीं लग पाया था कि अनिका की किडनैपिंग किसने की थी। जब अनिका घर लौट आई तब रोहित ने राहत की सांस ली थी। हालांकि रोहित के दिल में बदले की आग भड़क रही थी। रोहित जल्द से जल्द अनिका के किडनैपर्स को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि आइंदा कोई मारवा खानदान के ऊपर आंख उठाने की जरूरत न कर सके। मगर उस वक्त रोहित ये नहीं जानता था कि किडनैपर को ढूंढना रोहित के बदले के लिए नहीं, बल्कि अनिका की जिंदगी के लिए जरूरी होगा। अनिका की यादाश्त के तार कहीं न कहीं उसकी किडनैपिंग के साथ जुड़े थे। रोहित ने अपनी जिंदगी में खतरनाक से खतरनाक लोगों के साथ दुश्मनी भी की थी और जंग में उनसे जीत भी हासिल की थी।
खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को रोहित और अनिका ने अकेले ही अपने बलबूते पर हरा दिया था। वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को रोहित और अनिका ने बड़ी ही बहादुरी से लड़कर हराया था। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने रोहित और अनिका को झुकने के लिए कई साजिशें रची थी, मगर रोहित और अनिका के पास हर बार उसकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब होता था। मगर रोहित के समझ के बाहर था कि अचानक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मिट जाने के बाद वो कौन था जिसने इतनी हिम्मत जुटाई थी कि वह अनिका को किडनैप करे, और तो और किडनैप करने के बावजूद अब तक रोहित को गुनाहगारों के बारे में एक सुराग तक नहीं मिला था। रोहित मन ही मन गहरी सोच में डूबा हुआ था। रोहित की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और रोहित की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे साफ साफ नजर आने लगे थे। रोहित का एक हाथ अपने सिर पर था और रोहित के चेहरे पर काफी मायूसी नजर आ रही थी। ड्राइवर की हिम्मत नहीं थी उस वक्त रोहित को ये पूछने की कि मालकिन की तबीयत कैसी है। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चलाता हुआ रोहित को मारवा हाउस की ओर ले जा रहा था। तभी अचानक रोहित की नजर अपने ही गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। रोहित कुछ देर तक मिरर में गौर से पीछे से आ रही कार को देखने लगा। तभी रोहित ने ड्राइवर से कहा, एक काम करना, गाड़ी आगे से लेफ्ट ले लेना। ड्राइवर रोहित की बात सुनकर काफी हैरान हो गया। वो जानता था कि मारवा हाउस जाने का रास्ता सीधे था, फिर रोहित अचानक लेफ्ट मुड़ने के लिए क्यों कह रहा था। जब ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए पीछे मुड़कर रोहित को कुछ कहने की कोशिश की तो रोहित ने बड़ी सख्ती से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, अभी के अभी लेफ्ट लो। ड्राइवर ने इस बार बिना कुछ सोचे समझे अचानक ही गाड़ी टर्न लेफ्ट मोड़ ली। मगर हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही रोहित की तेज गाड़ी ने अचानक लेफ्ट टर्न लिया, तब रोहित के पीछे आ रही कार ने भी एक तेज टर्न लेफ्ट लिया। रोहित को अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि पीछे चल रही गाड़ी रोहित का पीछा कर रही थी। रोहित ने तभी ड्राइवर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, गाड़ी रोक दो, अभी के अभी गाड़ी रोक दो। ड्राइवर कुछ सोचे समझे इससे पहले रोहित ने फिर से अपनी आवाज बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, ब्रेक मारो। ड्राइवर ने इस बार भी बिना सोचे समझे जोर से गाड़ी की ब्रेक दबा दी। रोहित की कार के पहिए रास्ते पर घसीटते हुए बड़ी और काले टायर्स मार्क्स बनाते गए। जब रोहित की गाड़ी अचानक ही रास्ते पर थम गई, रोहित ने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे वाली गाड़ी ने भी जोर से ब्रेक दबाई और अचानक से अपनी जगह पर रुक गई। गाड़ी की फ्लैश लाइट इतनी तेज थी कि रोहित को गाड़ी के अंदर कौन बैठा था कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उस गाड़ी की लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगी। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि उस कार के अंदर बैठा ड्राइवर रोहित को क्या इशारा करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक रोहित के पीछे खड़ी गाड़ी ने अपनी लाइट्स पूरी तरफ से ऑफ कर दी। अब रोहित को धीरे धीरे वो गाड़ी दिखाई देने लगी। रोहित यह देखकर चौंक गया कि रोहित के पीछे जो गाड़ी खड़ी थी वह ठीक वैसी ही गाड़ी थी जिसमें मारवा हाउस के बाहर रोहित को अनिका मिली थी। रोहित ने जैसे ही गाड़ी की नंबर प्लेट की ओर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि बिल्कुल उस गाड़ी की तरह इस नंबर प्लेट पर भी कोई नंबर नहीं लिखा था। नंबर प्लेट बिल्कुल ब्लैक थी। गाड़ी की ठीक उसी शेप, साइज और मॉडल की थी। ठीक उसी रंग के कांच बिल्कुल काले जैसे अनिका की कार में पाए गए थे। इसका मतलब साफ था कि इस वक्त रोहित के पीछे जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी का कनेक्शन कहीं न कहीं अनिका के किडनैपर्स पर था। या तो गाड़ी के अंदर जो बैठा था वह आदमी था जिसने अनिका को किडनैपर से बचाया था। दोनों ही सूरतों में रोहित का उस आदमी तक पहुंचना बेहद जरूरी था। रोहित अगर अनिका की बिखरी जिंदगी की कड़ियां जोड़ना चाहता था तो उस ड्राइवर तक पहुंचना उसके लिए बेहद जरूरी था। मगर जैसे ही रोहित ने अपनी कार का दरवाजा खोला, उस गाड़ी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, अचानक ही वो गाड़ी रिवर्स चलने लगी। रोहित उस गाड़ी की ओर जोर से दौड़ लगाने लगा, मगर कार बड़ी ही तेजी से रिवर्स लेने लगी। रिवर्स लेते वक्त भी कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। रोहित चलते हुए कार की स्पीड मैच नहीं कर सकता था। रोहित जब गाड़ी की ओर तेजी से दौड़ने लगा तब अचानक रोहित की कार रोहित के बगल में आकर रुकी। रोहित के ड्राइवर ने इशारा करते हुए रोहित से कहा, साहब अंदर बैठ जाइए, हम उस गाड़ी का पीछा करते हैं। ये काली गाड़ी रिवर्स लेते हुए दिल्ली के मेन हाईवे तक पहुंच गई। इसके बाद हाईवे के चौराहे तक पहुंचने के बाद उस गाड़ी ने टर्न लिया और तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। रोहित भी अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में उस कार का पीछा करने लगा। उस कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी।
रोहित जानता था कि रोहित का ड्राइवर इतनी ज्यादा स्पीड मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए रोहित ने ड्राइवर की ओर मुड़कर कहा, एक काम करो, तुम मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर आ जाता हूँ, मगर गाड़ी मत रोकना, गाड़ी दौड़ाते रहो, कुछ देर तक स्टीयरिंग व्हील को संभाल कर रखो। ड्राइवर रोहित की बात सुनकर हैरान रह गया। ड्राइवर इससे पहले कि कुछ कहता, रोहित ने सीट बदलने के लिए अपना शरीर ड्राइविंग सीट की ओर झुका दिया था। ड्राइवर के पास और कोई चारा नहीं था। ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल बनाए रखा था और धीरे धीरे ड्राइवर अपना शरीर पैसेंजर सीट की ओर ले जाने लगा। फिर रोहित ने गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। ड्राइवर रोहित की ओर हैरानी से देखता रहा। तभी रोहित ने जोर से अपना एक पांव एक्सीलेटर पर रखकर गाड़ी ने तुरंत स्पीड पकड़ ली। देखते ही देखते गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ड्राइवर ये सब कुछ देखकर काफी हैरान और घबराया हुआ लग रहा था। ड्राइवर ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके मालिक, जो हमेशा ही शांति से बैक सीट पर बैठे रहते थे, उसकी ड्राइविंग स्किल इस कदर की हो सकती थी। जो काली गाड़ी रोहित की कार से कई ज्यादा आगे निकल चुकी थी, अब वो रोहित को कुछ ही दूरी पर दिखाई देने लगी थी। रोहित ने उस काली कार को देखते ही कार की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी। ड्राइवर के चेहरे की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मालिक को कैसे रोके। ड्राइवर ने डरते हुए अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सर प्लीज कंट्रोल कीजिए, इतनी ज्यादा स्पीड में आप कार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सर। तभी ड्राइवर ने देखा कि आगे एक मोड़ पर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा था। स्पीड ब्रेकर को देखते ही ड्राइवर ने रोहित से कहा, सर देखिए संभल कर, आगे स्पीड ब्रेकर है और एक शार्प लेफ्ट टर्न भी है। अगर आपने कार की स्पीड नहीं घटाई तो कार पलट सकती है। रोहित ने उस ड्राइवर की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और स्पीड ब्रेकर नजदीक आने के बावजूद रोहित ने स्पीड नहीं घटाई। रोहित ने कार की स्टीयरिंग लिफ्ट की ओर घुमा दी और पूरी की पूरी कार ड्रिफ्ट होते हुए स्पीड ब्रेकर से टकराकर कई फीट ऊंची हवा में उड़ने लगी। कुछ ही सेकेंड बाद कार फिर से जमीन से टकराई, मगर टकराते ही रोहित ने कार का कंट्रोल फिर से हासिल कर लिया और कार फिर से तेजी से उस काली गाड़ी का पीछा करने लगी। रोहित की ड्राइविंग स्किल देखकर ड्राइवर हैरान तो था ही, मगर साथ साथ उसे अपनी जान की भी फिक्र होने लगी थी। अंधेरे में काली गाड़ी को देखना बेहद मुश्किल हो रहा था। काली गाड़ी जब भी अपनी खुद की हेडलाइट्स बंद कर देती तो रोहित को वो काली गाड़ी को देखने में काफी परेशानी होती थी। साथ ही साथ रोहित और ड्राइवर इस बात को लेकर हैरान थे कि हेडलाइट्स ऑफ करने के बावजूद उस कार का ड्राइवर किस तरह से इतनी तेजी से ड्राइव कर पा रहा था। काली गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रही और रोहित भी फुल स्पीड में कार का पीछा करता रहा। तभी अचानक ड्राइवर की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा था कि आगे डेड एंड है। डेड एंड का बोर्ड देखते ही ड्राइवर के चेहरे पर घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वो अपने मालिक की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सर गाड़ी रोकिए, सर आगे डेड एंड है। इसका मतलब है आगे कोई गहरी खाई होगी या कोई बड़ी सी दीवार होगी, आगे खतरा है, हमें गाड़ी अभी रोकनी चाहिए। रोहित तेजी से उस काली गाड़ी का पीछा करता रहता है। रोहित ने ड्राइवर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और तेजी से उस कार का पीछा करता रहा। कुछ ही सेकंड में वो काली गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पर जाकर चलने लगी। ड्राइवर उस कार को आगे बढ़ते हुए देखकर हैरान था, मगर रोहित बिना रुके और बिना डरे उस काली कार के पीछे पीछे तेजी से चलता रहा। ड्राइवर हाथ जोड़कर रोहित से कहने लगा, सर प्लीज कार रोकिए सर, मेरी बीवी है, बच्चे हैं घर पर, प्लीज सर कार रोकिए। मानो ड्राइवर की बातें रोहित के कानों पर पड़ नहीं रही थी। ड्राइवर की बातों को इग्नोर करके रोहित तेजी से कार को आगे बढ़ाने लगा। काली कार भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक रोहित और ड्राइवर दोनों ने देखा कि काली गाड़ी के आगे एक बड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नजर आ रही थी। बावजूद इसके रोहित ने कार चलाना बंद नहीं किया। कार को तेजी से काली गाड़ी के पीछे ले जाते हुए रोहित ने देखा कि काली गाड़ी अचानक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे बने एक रेत के ढेर से जाकर टकराई और कई फीट हवा में उछलकर बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर से टकराकर ब्लास्ट हो गई। धमाका इतना बड़ा था कि आग की लपटें कई मीटर तक फैल गई। तेजी से चल रही रोहित की कार को रोहित ने जैसे ही ब्रेक लगाई, रोहित का ड्राइवर कार से उतरकर तेजी से सांस लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने अगर कुछ ही सेकेंड में ब्रेक नहीं लगाई होती तो ड्राइवर वहीं हार्ट फेल के मारे मर जाता। धमाके की वजह से काली गाड़ी के पर चक्के उड़ गए थे। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी।
रोहित दौड़कर काली कार के पास गया। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि रोहित ठीक से देख नहीं पा रहा था कि ड्राइवर के साथ क्या हुआ था। तभी अचानक रोहित की नजर जलती हुई कार की ड्राइविंग सीट पर पड़ी। रोहित ने जैसे ही कार की ड्राइविंग सीट की ओर देखा, रोहित हैरान रह गया था। काली गाड़ी पूरी तरह से आग में झुलस चुकी थी। कार अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से टकराकर अचानक आग के गोले में बदल गई थी। जलती हुई कार से काफी ज्यादा काला धुआं बाहर निकल रहा था। रोहित किसी तरह ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर की हालत देखना चाहता था, मगर जैसे ही रोहित की नजर ड्राइविंग सीट पर पड़ी, रोहित हैरान रह गया। ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि कार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और इतनी ज्यादा आग और धुएं में सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, मगर रोहित आग और कार के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया था। रोहित ने आग की लपटों के बेहद करीब जाकर ये देखने की कोशिश की कि आखिर कार चला रहा ड्राइवर कौन था और उसे क्या बचाया जा सकता था। रोहित कार के ड्राइवर को सिर्फ इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उस काली गाड़ी के साथ अनिका की किडनैपर का राज जुड़ा था। रोहित आग की लपटों के बेहद करीब पहुंचता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित को अंदाजा ही नहीं था कि वो आग की लपटों के इतना नजदीक पहुंच गया था। रोहित बस किसी तरह गाड़ी चला रहे ड्राइवर को ढूंढना चाहता था। वो उसे बचाकर ये पूछना चाहता था कि आखिर वो कौन था, अनिका की किडनैपिंग के साथ उसका क्या कनेक्शन था और अनिका अपनी याददाश्त कैसे खो बैठी थी। रोहित धीरे धीरे आग की लपटों के बीच से होते हुए कार की ड्राइविंग सीट तक जाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक रोहित के कपड़ों पर आग फैलने लगी, मगर रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके कपड़ों पर आग लिपट चुकी थी। रोहित लगातार यह ढूंढने की कोशिश करने लगा कि आखिर वह कार कौन चला रहा था और अगर कार का ड्राइवर जख्मी हुआ था या घायल हुआ था तो इस वक्त वह कहाँ था। रोहित को काले धुएं की वजह से साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। रोहित को आग की लपटों से जूझते हुए आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी, मगर फिर भी रोहित धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर कार के नजदीक जाने की कोशिश करता रहा। रोहित के कपड़ों पर आग की लपटें अब तेज होने लगी थी, मगर ड्राइवर को ढूंढ रही रोहित की नजरों को आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थी। रोहित को यह महसूस भी नहीं हो रहा था कि आग की लपटों ने धीरे धीरे रोहित के पूरे शरीर को पकड़ लिया था। रोहित अब इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर तेज चलती गाड़ी से अचानक ही वह ड्राइवर कैसे गायब हो गया था। हर वक्त वह काली गाड़ी रोहित के नजरों के सामने ही थी। काली गाड़ी जब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से टकराई तब तक रोहित की नजरें उस कार पर बनी हुई थी। रोहित की समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कार चला रहा ड्राइवर कहाँ गायब हो गया था। इतने भयानक एक्सीडेंट के बावजूद वह ड्राइवर कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा था, यह बात रोहित को हैरान कर रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने रोहित के कंधों को पकड़ा और आग की लपटों से बाहर निकाला। रोहित पास पड़े एक रेत के ढेर पर जा गिरा। रोहित के ड्राइवर ने रोहित को पैंट और शर्ट पर रेत डाली और आग को बुझा दिया। रोहित के ड्राइवर ने रोहित की ओर देखकर कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपको वक्त पर नहीं बचाता तो आग की लपटों ने आपको पकड़ लिया होता। सर आखिर आपको हो गया है? आप क्यों इस तरह से पीछा कर रहे थे इस गाड़ी का? रोहित की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। रोहित जलती हुई कार को बस दिखता रहा, मगर रोहित को कार का ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित अपने जगह से खड़े होकर बिल्डिंग से पीछे की ओर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज को देखने लगा। रोहित लगातार यहाँ वहाँ देखकर जोर जोर से तेज सांसें ले रहा था। रोहित को इतना परेशान देखकर ड्राइवर ने पूछा, सर क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं आप सर? रोहित ने ड्राइवर को जवाब देते हुए कहा, हो सकता है ड्राइवर ने एक्सीडेंट से पहले ही छलांग लगा दी हो। उस ड्राइवर को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए रोहित फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज की ओर दौड़ने लगा। ड्राइवर ने रोहित को पकड़कर कहा, सर प्लीज होश में आइए सर। अरे इस तरह इतने अंधेरे में अगर वो ड्राइवर कूद भी गया तो आपकी पकड़ में नहीं आने वाला है। देखिए आगे कितना अंधेरा है और आगे घना जंगल। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जरा अपने बच्चों के बारे में सोचिए। इस समय मैडम की हालत भी ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा साहब? बच्चों का नाम सुनते ही एक ही झटके से रोहित को जैसे होश आ गया था। रोहित की लाल लाल आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो गई थी। बच्चों का नाम सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमते हुए रोहित ने अपनी कमर पर हाथ रख दिया और फिर अचानक अपनी जेब से फोन निकाला और भूमिका को फोन लगाया।
भूमिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रोहित ने तेज सांसें लेते हुए भूमिका से कहा, भूमिका, मैं अभी तुम्हें अपना लोकेशन भेजता हूँ। यहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। कार पर न तो नंबर प्लेट है और न ही कार की हालत से पता लगाया जा सकता है कि ये कार कहाँ की है। कार पूरी तरह से जल चुकी है। जरा तुम इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाने की कोशिश करो कि ये कार कहाँ से आई थी और इसे कौन चला रहा था। इसको चलाने वाला ड्राइवर जिंदा भी है या फरार हो गया, ये भी मैं नहीं जानता, मगर ये कार कहाँ से आई है ये ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि भूमिका रोहित को कुछ कह पाती, रोहित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और भूमिका को अपना लोकेशन भेज दिया। भूमिका को लोकेशन भेजने के बाद रोहित ने ड्राइवर से कहा, चलो अब मुझे घर ले जाओ। रोहित के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, मगर नींद रोहित की आंखों से कोसों दूर थी। रोहित की ब्रीदिंग काफी ज्यादा हेवी होने लगी थी। कुछ ही देर में ड्राइवर रोहित को मारवा हाउस ले आया। मारवा हाउस पहुंचते ही रोहित सबसे पहले बच्चों के बेडरूम में गया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि तीनों बच्चे जब भी परेशान होते थे तब एक साथ रिया के कमरे में ही सोते थे। रोहित जब रिया के कमरे में पहुंचा तब एलेक्जेंडर और आर्यन बालकनी में बैठे रिया को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बच्चों ने रोहित के आने की आहट सुनी, सबसे पहले एलेक्जेंडर तेजी से रोहित के पास आकर कहने लगा, डैड, देखिए डैड, रिया हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मम्मा की हमशक्ल को भेज दिया है और मम्मा कहीं और बहुत ज्यादा मुसीबत में है। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फटी हुई आंखों से बालकनी में बैठी रिया को देखने लगा। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कॉस्मेटिक सर्जरी जिस मुकाम पर पहुंच गई थी, वहां किसी को किसी का चेहरा पहनाना काफी आसान हो गया था। खासकर अनिका जैसी लड़की जो न सिर्फ मारवा खानदान की बहू थी बल्कि गुलेरिया खानदान की इकलौती बेटी भी थी। हर कोई ऐसी लड़की की जगह लेना चाहता था। रोहित उन आंखों को जानता था जिससे रोहित ने प्यार किया था। रोहित अनिका का स्पर्श जानता था, उसकी खुशबू पहचानता था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि जो लड़की इस वक्त अस्पताल के बेड पर गहरी नींद में सोई थी वो और कोई नहीं बल्कि रोहित की पत्नी और रोहित के बच्चों की माँ थी। धीरे से रिया के पास जाकर रोहित ने कहा, रिया बेटा। रोहित की आवाज सुनते ही रिया रोते हुए रोहित से लिपट गई और कहने लगी, डैड, क्या सचमुच मम्मा बदल गई है? रोहित ने बड़े प्यार से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी मम्मा कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि मम्मा जैसी कोई दूसरी लड़की तो ऊपर वाला आज तक कभी बना ही नहीं पाया। मम्मा के अलावा इतना खूबसूरत क्या कोई हो सकता है? मम्मा इज एन एंजल, और एंजल की शक्ल कोई नहीं बना सकता। अपने डैड की बात सुनकर रिया कुछ शांत होती हुई नजर आई। रिया के चेहरे पर उदासी कम होते हुए देखकर एलेक्जेंडर और आर्यन भी काफी ज्यादा हल्का महसूस करने लगे। तभी रिया ने धीमी और अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, मगर डैड, लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मम्मा की जगह किसी डेविल ने घर पर मम्मा जैसा दिखने वाली किसी और लड़की को भेज दिया है। रिया की बात सुनकर रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, मेरी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, अगर इस दुनिया में डेविल है तो फिर डेविल से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है जिसने मुझे, तुम्हें और मम्मा को इतनी मुश्किलों के बावजूद मिलवाया है। वो जरूर मम्मा की रक्षा करेगा जिस तरह आज तक करता आया है, और यकीन मानो कि जिसने हम लोगों को मिलवाया है वो इस वक्त डेविल को मात देने की प्लानिंग जरूर कर रहा होगा, और बहुत जल्द तुम सबको तुम्हारी मम्मा बिल्कुल पहले की तरह ही प्यार करने लगेगी। तीनों बच्चों के साथ कुछ देर वक्त गुजारने के बाद रोहित ने बच्चों से कहा, अब आप लोग कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं आप लोगों को कल सुबह मम्मा से मिलाने ले जाऊंगा। मम्मा से मिलने की बात सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लगातार रो रही रिया की आंखों में एक उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी थी। एलेक्जेंडर और आर्यन ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछे और रिया से कहा, डैड ठीक कह रहे हैं, हमें सो जाना चाहिए। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई और हमारी आंखें कल सुबह लाल हुई तो पता है ना मम्मा कितना गुस्सा करेगी, और एक बार मम्मा को गुस्सा आ गया तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा जितनी शांत है, गुस्सा होने पर उतनी ही डांट भी लगाती है। बच्चों की ये बात बिल्कुल सच थी। अनिका जितना प्यार करना जानती थी उतना ही डांट फटकार लगाना भी जानती थी। अनिका को पता था कि बच्चों को किस वक्त प्यार देना चाहिए और किस वक्त बच्चों की गलतियों की वजह से उन्हें सजा देनी चाहिए, ताकि बड़े होकर वो माँ की दी हुई हर सीख याद रखें
और जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल घड़ी में बचपन में मिली हुई डांट फटकार को याद करके आइंदा गलती ना करें। तीनों बच्चों को सुलाने के बाद रोहित बच्चों के कमरे से तो निकल गया, मगर फिर भी रोहित की आंखों में नींद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। रोहित अपने बेडरूम में गया और रोहित ने अपने ड्रॉवर से सिगार निकालकर एक सिगार जला ली। रोहित ये तो नहीं जानता था कि आने वाला वक्त उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि फिलहाल जिस वक्त से रोहित गुजर रहा था वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। सिगार पी रहे रोहित को ये पता भी नहीं चला कि कब उसके कमरे में उसकी माँ आयशा दाखिल हुई। बालकनी में खड़े होकर सिगार पी रहे रोहित के पास आकर आयशा ने कहा, क्या हुआ है अनिका को? अनिका अब तक घर क्यों नहीं लौटी? आयशा को अपने सामने देखकर रोहित हैरान रह गया। रोहित ये तक भूल गया था कि रोहित अपनी माँ के सामने अपने हाथों में सिगार पकड़े खड़ा था। आयशा ने इससे पहले रोहित को कभी भी इस तरह सिगार पीते हुए नहीं देखा था। वो तो जानती भी नहीं थी कि रोहित स्मोक करता था, मगर रोहित के इस बर्ताव को और रोहित के चेहरे पर परेशानी देखकर आयशा समझ गई थी कि रोहित किसी बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा था। रोहित जानता था कि अब ज्यादा देर तक आयशा से अनिका की हालत के बारे में छुपाना मुमकिन नहीं था। सिगार को अच्छी तरह बुझाते हुए रोहित ने आयशा की ओर देखकर कहा, माँ, दरअसल वो बात ये है कि अनिका को होश तो आ गया है, मगर अनिका को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है। वो हम सब को भूल चुकी है माँ, मुझे, बच्चों को, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी है। रोहित की ये बात सुनकर आयशा के होश उड़ गए।